नमस्कार दोस्तों, स्किल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। ये है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2013 में पूछा गया था और ये इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का है जिसमें हम लोग रिव्यू कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने 75 क्वेश्चन तक रिव्यू कर लिया था, 75 क्वेश्चन तक, और अब हम आज 76 क्वेश्चन से आगे रिव्यू करेंगे। तो बिना देर करते हुए आइए शुरू करते हैं। 76 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन द मेजरमेंट ऑफ 3 फेज पावर बाय 2 वाट मीटर मेथड, इफ 2 वाट मीटर रीडिंग आर इक्वल, द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज 0.8 लैगिंग, 0.8 लीडिंग, 0 और यूनिटी। तो हमें पता है पावर फैक्टर क्या है। पावर फैक्टर बराबर होता है cos फाई, और यहाँ पे दोनों वाट मीटर, जो 2 वाट मीटर है, दोनों वाट मीटर का रीडिंग क्या है, इक्वल सेम है। तो अगर दोनों वाट मीटर का रीडिंग इक्वल आएगा तो फाई क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा यहाँ पे 0, और फाई 0 हो जाएगा तो cos 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिटी। 77 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए 4 वायर सिस्टम। ऑप्शन है डेल्टा, स्टार, बोथ डेल्टा स्टार, नाइदर डेल्टा नॉर स्टार। तो डेल्टा और स्टार कनेक्शन को देखते हैं। डेल्टा कनेक्शन को हम अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो डेल्टा कनेक्शन इस टाइप से होगा, 3 वाइंडिंग इस टाइप से होता है। ये हो जाएगा आर, वाई और बी। वहीं अगर स्टार कनेक्शन ड्रॉ करें, इसका 3 वाइंडिंग हो जाएगा आर, वाई, बी, और जो ये बीच का पॉइंट है, ये पॉइंट हो जाता है न्यूट्रल। तो इसमें 4 वायर सिस्टम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्टार। 78 में पूछा जा रहा है, विच मटेरियल इज एग्जाम्पल फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है एल्युमिनियम, कॉपर, सिलिकॉन और मेटल। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो होता है, 2 टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव टाइप और एक निगेटिव टाइप। इस तरह से देखें, पॉजिटिव टाइप और निगेटिव टाइप। इसमें जो डोपिंग मिलाया जाता है पॉजिटिव टाइप में, वो जो डोपिंग होता है वो ट्राइवालेंट होता है, और इसमें क्या होता है, पेंटावालेंट। पॉजिटिव में ट्राइवालेंट डोपिंग मिलाया जाता है और निगेटिव में पेंटावालेंट डोपिंग मिलाया जाता है। इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होता है पॉजिटिव में, वो होता है होल, और इसमें होता है निगेटिव में इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सेमीकंडक्टर मटेरियल का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है, तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन। अगर एग्जांपल देखें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये मेन 2 सेमीकंडक्टर यूज होता है, जिसमें ज़्यादातर सिलिकॉन ही यूज होता है। ठीक है। 79 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फॉर सेमीकंडक्टर मटेरियल द फॉरबिडन गैप इज। फॉरबिडन गैप सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए क्या होता है, लार्ज होता है, मॉडरेट होता है, लेस होता है, या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले आइए फॉरबिडन एनर्जी गैप को समझते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप वो होता है जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच की जो दूरी होती है, उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं। अगर दोनों बैंड बना दें इस तरह से, ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड, ये हो गया कंडक्शन बैंड और ये हो गया वैलेंस बैंड। और इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है, इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेमीकंडक्टर के केस में क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर के केस में फॉरबिडन एनर्जी गैप जो होता है वो होता है 1 eV का। ये यहाँ पे हमने सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए ही फिगर ड्रॉ किया है। अगर यहाँ पे कहा जाए कि इंसुलेटर मटेरियल के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप ड्रॉ करें तो वो इस टाइप से हो जाएगा। हम इसको मिटा देते हैं और इसके बदले हम यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे, ये इतनी दूरी पे हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका फॉरबिडन एनर्जी गैप इंसुलेटर का। और वहीं अगर बोला जाए कि कंडक्टर के लिए फॉरबिडन एनर्जी गैप ड्रॉ करें तो ये वाला पार्ट यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा, और ये जो है ये वाला पार्ट ओवरलैप हो जाएगा। इसकी वजह से कंडक्शन होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेस। लार्ज तो इंसुलेटर का होता है और मॉडरेट किसका होगा, मॉडरेट किसी का भी नहीं होगा। या तो ओवरलैप होता है, या तो बड़ा होता है, या तो कम होता है। ठीक है,
तो सेमीकंडक्टर के केस में लेस हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज इंक्रीज्ड बाय। सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाएगा? एडिंग मटेरियल, एडिंग इंसुलेटर, एडिंग इम्प्योरिटीज और नन ऑफ दीज। तो सेमीकंडक्टर के मटेरियल को अगर हम इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला दें जिसे डोपिंग कहते हैं तो इससे इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा एडिंग इम्प्योरिटीज, जिसे डोपिंग भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 81 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि द इनर सरफेस ट्यूब ऑफ HPMV लैंप हैज। HPMV लैंप जो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप है उसमें इनर सरफेस में क्या होता है? आर्गन गैस होता है, हेलोजन गैस होता है, हीलियम गैस होता है या नाइट्रोजन गैस होता है? तो HPMV लैंप में जो होता है स्मॉल क्वांटिटी में आर्गन गैस और मर्करी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर्गन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 में पूछा जा रहा है द रेटिंग ऑफ ICDP स्विच यूज्ड इन नन साइन लैंप आर। जो नन साइन लैंप के लिए आयरन क्लैड डबल पोस्ट स्विच इस्तेमाल करते हैं उसकी रेटिंग क्या होनी चाहिए? ऑप्शन में दिया गया है 15 एम्पियर 250 वोल्ट, 15 मिली एम्पियर 230 वोल्ट, 15 एम्पियर 1000 वोल्ट, 15 मिली एम्पियर 100 वोल्ट। तो नन साइन लैंप जो है मिली एम्पियर में तो नहीं होगा। यहाँ पे मिली एम्पियर वाले जितने भी ऑप्शन है उसको तो काट ही दीजिए, जितने भी मिली एम्पियर है। अब इन दोनों में कौन सा होगा? जो ICDP स्विच है, मेन स्विच है, वो 15 एम्पियर, 30 एम्पियर, 60 एम्पियर, 100 एम्पियर, 220 वोल्ट के लिए डिजाइन होता है। तो यहाँ पे नन साइन लैंप के लिए जो इस्तेमाल होगा 15 एम्पियर 250 वोल्ट। इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वोल्टेज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द नन साइन ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द। नन साइन ट्यूब में जो वोल्टेज रिक्वायर होता है वो किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन है डायमीटर ऑफ द ट्यूब पे, गैसेस इन द ट्यूब पे, लेंथ ऑफ द ट्यूब पे या थिकनेस ऑफ द ट्यूब पे। तो नन साइन ट्यूब में जो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करता है ट्यूब की लंबाई पे और इसके अंदर जो गैस भरा होता है उसके प्रेशर पे। तो यहाँ पे दिया हुआ है गैस इन द ट्यूब, गैस का प्रेशर यहाँ पे मेंशन नहीं है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्यूब। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 84 में पूछा जा रहा है इन HPMV लैंप्स आयोनाइजेशन इज इनिशिएटेड बाय। आयोनाइजेशन जो है वो इनिशिएट होता है, किससे होता है? पहला ऑप्शन है मेन इलेक्ट्रोड से, बी है ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से, सी है मेन एंड ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड से और डी है नन ऑफ दीज। तो हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप में HPMV लैंप में जो ऑक्सिलरी स्विच करता है क्या करता है? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर क्या करता है? हाई स्टार्टिंग वोल्टेज प्रोवाइड करता है। हाई स्टार्टिंग वोल्टेज शुरू में इसको प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है? हाई स्टार्टिंग वोल्टेज प्रोवाइड किया तो बायोमेटलिक स्ट्रिप होता है इसमें, वो हीट होके एक्सपेंड हो जाता है और सर्किट को ऑन कर देता है। सर्किट ऑन होते ही मर्करी वेपर लैंप और गैस क्या हो जाता है? वो आयोनाइज हो जाता है। हाई वोल्टेज मिल रहा है यहाँ पे, तो आयोनाइजेशन जो इनिशिएट होगा तो इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के थ्रू होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जैसे ही मर्करी वेपर लैंप आयोनाइज होता है तो ऑक्सिलरी स्विच क्या होता है? ठंडा होके उसकी बायोमेट्रिक स्ट्रिप जो एक्सपेंड हुई है वो वापस सिकुड़ जाती है और सर्किट को ऑफ कर देती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा जा रहा है द मोस्ट रिसेंट डेवलपमेंट इन फ्लोरेसेंट लाइट इज द। ऑप्शन प्री हीटेड लैंप, रैपिड स्टार्ट लैंप, इंस्टेंट स्टार्ट और ग्लो ट्यूब। जो सबसे मोस्ट डेवलपमेंट फ्लोरेसेंट ट्यूब में हुआ है वो है ग्लो ट्यूब। इसका आंसर हो जाएगा डी, ग्लो ट्यूब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में पूछा जा रहा है द डैम्पिंग फोर्स एक्ट ऑन द मूविंग सिस्टम इज एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट ओनली व्हेन इट इज। ऑप्शन है मूविंग, स्टेशनरी, नियर इट इज फुल डिफ्लेक्शन, जस्ट स्टार्टिंग टू मूव। जो डैम्पिंग फोर्स है, डैम्पिंग फोर्स
वो जो मूविंग सिस्टम में है वो किस समय लगता है, सिर्फ किस समय लगता है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो आइए समझते हैं थोड़ा सा जो मूविंग सिस्टम मीटर है वो कैसे काम करता है। इसमें मान लीजिए कि ये एक मूविंग सिस्टम मीटर है, ठीक है, ये इसका स्केल है, ये यहाँ पे पॉइंटर है और यहाँ पे ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के सहारे ये पॉइंटर है। तो यहाँ पे पॉइंटर में अगर इधर की ओर फोर्स लग रहा है तो इसको क्या कहेंगे, कौन सा फोर्स कहेंगे, इसको कहेंगे डिफ्लेक्टिंग फोर्स, या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के थ्रू जो फोर्स लग रहा है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स। और इधर को जो फोर्स लगेगी वो किसके कारण लगेगी, इस स्प्रिंग के कारण लगेगी, इसको क्या कहेंगे, कंट्रोलिंग फोर्स। तो एक मीटर में जो मूविंग सिस्टम मीटर होता है, एक तो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होता है जो सिस्टम की वजह से जनरेट होता है, जिसको मेजर करना है करंट वगैरह, उसकी वजह से जनरेट होता है डिफ्लेक्टिंग फोर्स। और कंट्रोलिंग फोर्स जो है उसमें जो कंट्रोलिंग सिस्टम दिया हुआ है, स्प्रिंग वगैरह जो भी हो, अलग अलग मीटर में अलग अलग चीज़ें यूज होती है, तो उसकी वजह से यूज होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डैम्पिंग फोर्स कब एक्ट करता है। तो डिफ्लेक्शन के लिए फोर्स करेगी और कंट्रोलिंग फोर्स वापस इसको खींचेगी, तो ये क्या होगा, सुई जो है ये इधर इधर वाइब्रेट होते रहेगा और इसको अपने पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे आने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इसमें एक और फोर्स लगाया जाता है, डैम्पिंग फोर्स, ताकि इंस्टेंटली सुई जो है वो अपने रेस्ट पोजीशन पे आ जाए। तो डैम्पिंग फोर्स कब काम करेगा, जब सिस्टम मूविंग में हो, जब सिस्टम मूविंग में हो तभी डैम्पिंग फोर्स काम करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मूविंग। ये डैम्पिंग फोर्स के लिए जो मीटर में इस्तेमाल किया जाता है, एयर, फ्लूइड इत्यादि इस्तेमाल किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 में पूछा जा रहा है, द मीटर दैट इज सुटेबल फॉर ओनली डायरेक्ट करंट मेजरमेंट। जो डायरेक्ट करंट मेजरमेंट है उसी के लिए सिर्फ सुटेबल होता है, कौन सा मीटर होता है, ये है मूविंग आयरन टाइप, परमानेंट मैग्नेट टाइप, इलेक्ट्रोमैग्नेट टाइप और हॉट वायर टाइप। जो डायरेक्ट करंट मेजरमेंट के लिए सुटेबल मीटर होता है वो होता है PMMC, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। आंसर हो जाएगा यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट टाइप, ठीक है। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओनली डीसी और ओनली एसी के लिए पूछा जाता है। तो सिर्फ डीसी के लिए PMMC हो गया और ओनली एसी के लिए इंडक्शन टाइप होता है। वैसे एक्सेप्शन में एसी सिर्फ मेजर के लिए हॉट वायर भी होता है और रेक्टिफायर भी होता है, लेकिन जो पूछा जाता है ना वो सिर्फ ये क्वेश्चन इंडक्शन और PMMC रहेगा ऑप्शन में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 88 में, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड फॉर मेजरिंग। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट हम किस में यूज़ कर सकते हैं, डीसी वोल्टेज के लिए, एसी वोल्टेज के लिए, रेडियो फ्रीक्वेंसी, बोथ एंड बी। तो अभी हमने चर्चा किया मूविंग आयरन को हम डीसी और एसी दोनों वोल्टेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। 89 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 3 फेज सिस्टम में जो EMF होता है वो क्या होता है, 30 डिग्री अपार्ट होता है, 40 डिग्री अपार्ट होता है, 90 डिग्री अपार्ट होता है या 120 डिग्री अपार्ट होता है। तो आइए देखते हैं 3 फेज सिस्टम में क्या होता है। ये एक सर्कल बना लें हम। तो ये सर्कल हम सभी को पता है कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। और 3 फेज सिस्टम में इस तरह से सर्कल का अगर हम रेंज दे दें, एक रेंज दे दें, इसी रेंज के बीच में जो साइनोसॉइडल वेव है वो ट्रेवल करेगा। तो ये वाली जो वेव है ये कुछ इस टाइप से ट्रेवल करेगी और ये वेव कुछ इस टाइप से ट्रेवल करेगी और ये वेव कुछ इस टाइप से ट्रेवल करेगी। तो ये कह रहा है कि तीनों जो एंगल होता है तीनों फेज का, जैसे ये अगर हम इसको कहें R, Y और B, तो ये कितने डिग्री अपार्ट होता है, क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है। तो साफ है कि ये 360 डिग्री का है, तो इसके बीच का जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 120 डिग्री। इसका आंसर हो जाएगा डी, 120 डिग्री। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्टेड लोड इफ वन रेसिस्टर इज रिमूव्ड द पावर विल बी बिकम, ऑप्शन है 0, 1/3, 2/3, 1/4। तो इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है डेल्टा कनेक्टेड लोड में अगर एक रेसिस्टर को हटा दिया जाए
तो जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा। तो इसके लिए डेल्टा कनेक्टेड एक सर्किट बनाते हैं। ये हो गया ये बन गया एक डेल्टा कनेक्टेड सर्किट आर वाई बी। तो इस डेल्टा कनेक्टेड सर्किट का अगर हम पावर देखें तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, V²/R। तो यहाँ पे R जो इक्विवेलेंट है ये R है, तीनों की वैल्यू R है, ठीक है। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2R/3। डेल्टा कनेक्टेड का जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू 3V²/2R, ठीक है। ये हो गया ये कंप्लीट सर्किट। अगर हम रेसिस्टेंस अभी नहीं हटाए तो ये पावर है, और अगर हम इसका एक रेसिस्टेंस हटा दें, मान लीजिए ये वाला रेसिस्टेंस हटा दिया हमने, ये दोनों रेसिस्टेंस क्या हो गया, ये दोनों रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में जुड़ गया। तो इसका R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R। और P' इक्वल टू, अगर एक रेसिस्टर रिमूव करके अगर पावर कैलकुलेट करें तो P' इक्वल टू हो जाएगा V²/2R। तो अगर इसका रेशियो हम निकालें, जो पावर बन गया क्या बन गया, पहले के एज कंपेयर पहले जो है 3V²/2R था, और अब क्या बन गया V²/2R। तो इसका अगर हम रेशियो निकालें P' तो हो जाएगा V²/2R इंटू 2R/3 V²। ये कैंसिल हो जाएगा, R कैंसिल हो जाएगा, 2R कैंसिल हो जाएगा, 1/3। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल इज नोन एज कंडक्शन, आयोनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन, डोपिंग। अभी पहले भी हमने चर्चा किया है कि इम्प्योरिटी जब किसी सेमीकंडक्टर में मिलाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। द फुल वेव रेक्टिफायर कॉन्सिस्ट ऑफ, ऑप्शन है 4 डायोड, 2 डायोड, 1 डायोड, 6 डायोड। तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड होते हैं। फुल वेव रेक्टिफायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ड्रॉ करते हैं, और एक यहाँ पे डायोड लग गया, एक यहाँ पे डायोड लग गया, और इस दोनों का कॉमन पॉइंट फेज होता है। और न्यूट्रल के लिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में सेंटर टेप वाइंडिंग लेके इस तरह से निकाला जाता है, और हमारा लोड यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है। ये सर्किट अरेंजमेंट है फुल वेव रेक्टिफायर का। तो फुल वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड का यूज हो गया, 1 2। आंसर हो जाएगा 2 डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93। द ब्रिज रेक्टिफायर कॉन्सिस्ट, ब्रिज रेक्टिफायर में होते हैं 4 डायोड, 1 डायोड, 2 डायोड, 6 डायोड। तो ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम कैसा होता है, कुछ इस टाइप से होता है। इसमें अगर हम डायोड ड्रॉ करें, यहाँ पे लोड कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे सप्लाई। ये ब्रिज रेक्टिफायर का सर्किट डायग्राम है। तो इसमें कितने डायोड हो गए, 1 2 3 4। आंसर हो जाएगा 4 डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। इसमें पूछा जा रहा है द UJT इज गोइंग टू ब्रेक डाउन एट द वोल्टेज कॉल्ड। UJT के ब्रेक डाउन वोल्टेज को क्या कहते हैं, तो इसके ब्रेक डाउन वोल्टेज को कहते हैं पीक वोल्टेज। इसका आंसर हो जाएगा पीक वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। इन रोटेटिंग टाइप इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस द मोटर प्रिफेयर्ड इज। रोटेटिंग टाइप इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस में, इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस है, जो एप्लियंसेस क्या होता है, घरेलू इस्तेमाल के लिए यूज होता है। तो इसमें जो प्रीफेयर किया जाता है, कौन से मोटर का प्रीफेयर किया जाता है, तो घरेलू अप्लायंस में जाहिर सी बात है 3 फेज मोटर तो अप्लाई होगा नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल फेज मोटर।
बोथ भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 में पूछा जा रहा है हीटिंग एप्लियंसेस विच मटेरियल इज यूज्ड एज हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एप्लियंसेस में हीटिंग एलिमेंट के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 फॉर विच एप्लीकेशन द कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस एप्लीकेशन के लिए यूज होता है? ऑप्शन है एयर कंडीशनर, फैक्स मशीन, रेफ्रिजरेटर और टीवी रिसीवर। तो इसका आंसर हो जाएगा फैक्स मशीन। जो कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है वो फैक्स मशीन, एक्सरे मशीन, कलर फोटोग्राफी लैब इत्यादि में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट 98 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द रेगुलेटर ऑफ ए सीलिंग फैन इज प्रोवाइडेड टू वेरी द स्पीड ऑफ चेंजिंग। जो रेगुलेटर, जो सीलिंग फैन में रेगुलेटर होता है वो रेगुलेटर क्या चेंज करता है जो फैन का स्पीड वेरी होता है? ऑप्शन है करंट, वोल्टेज, पोलरिटी ऑफ द स्टार्टिंग वाइंडिंग, टर्मिनल ऑफ द रनिंग वाइंडिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्टेज। जो रेगुलेटर है वो वोल्टेज चेंज करता है। कई बार कंफ्यूजन होता है करंट चेंज करता है, लेकिन नहीं, करंट नहीं, वोल्टेज चेंज करता है। ठीक है। 99 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। ऑप्शन है कैंडला, लक्स, ल्यूमन, ल्यूमन पर वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा ल्यूमन। जो ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है वो ल्यूमन होता है। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा जा रहा है द इफिशियंसी ऑफ फ्लोरेसेंट लैम्प इज 70 ल्यूमन पर वाट, 80 ल्यूमन पर वाट, 100 ल्यूमन पर वाट, 65 ल्यूमन पर वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 65 ल्यूमन पर वाट। एक्चुअल में इसका जो इफिशियंसी होता है वो 50 to 60 ल्यूमन पर वाट होता है। तो यहाँ पे नियरेस्ट जो है वो 65 है, इसलिए इसका आंसर हम 65 ल्यूमन पर वाट मार सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे हम ये दिखा देते हैं आपको OMR शीट का फॉर्मेट कैसा मिलेगा आपको। ये है OMR शीट का फॉर्मेट जो एग्ज़ाम में कंडक्ट कराया था, जो लास्ट टाइम 2013 में एग्ज़ाम जो हुआ था उसका ये OMR शीट इस टाइप से मिलेगा आपको। इसको स्मॉल कर देते हैं। इस टाइप से OMR शीट मिलेगा। यहाँ पे अपना ये देख सकते हैं 28 जुलाई 2013 को ये एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम। अपना सब्जेक्ट कोड, रोल नंबर वगैरह यहाँ पे फिल करके यहाँ पे अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।